नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोदक माइंड क्लासेस, जहां मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान लॉजिक, क्लियर विजुअल्स और एग्जाम फोकस्ड प्रैक्टिस के साथ समझाया जाता है। आपके केमिस्ट्री मेंटर मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव आज क्लास 10 के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। इस लेसन के अंत तक आप रिएक्शंस, रिएक्टिविटी सीरीज, आयोनिक बॉन्डिंग, एक्सट्रैक्शन और करोजन को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अपनी नोटबुक तैयार रखिए और चलिए रटने से नहीं, कॉन्सेप्ट से सीखना शुरू करते हैं। छोटी सी चाबी है, मेटल को ऐसा बच्चा समझो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो उसे देने के लिए तैयार है। जो मेटल इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से देगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा। दूसरी तरफ कई नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। इसी देने और लेने से रिएक्शंस भी समझ आएंगी और आयोनिक बॉन्ड भी। हमारे आसपास एल्यूमिनियम फॉइल, कॉपर वायर, आयरन गेट और गोल्ड ज्वेलरी मेटल्स की एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन नॉन मेटल्स हैं। अब सवाल है, सारी मेटल्स जमीन में चमकते हुए क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अधिकतर मेटल्स रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीजन, सल्फर या दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम बहुत कम रिएक्टिव हैं, इसलिए कभी कभी फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज, आयोनिक कंपाउंड्स, मेटल एक्सट्रैक्शन और कोरोजन को जोड़कर पढ़ेंगे। याद रखो, अलग अलग फैक्ट्स रटने नहीं हैं। हर जगह बस पूछना है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से छोड़ता है। यही सवाल आधा चैप्टर खुद समझा देगा। एक आसान एग्जांपल लो। सोडियम आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही स्टेबल हो जाता है, इसलिए वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। गोल्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं छोड़ता, इसलिए ज्वेलरी सालों तक चमक सकती है। जब भी कोई रिएक्शन दिखे, पहले रिएक्टेंट्स पहचानो, फिर पूछो इलेक्ट्रॉन किसने दिया और किसने लिया। इस सोच से इक्वेशंस भी मीनिंगफुल लगेंगी, केवल सिंबल्स नहीं। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज को रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेश मेटल सरफेस अक्सर चमकती है, इसे लस्टर कहते हैं। एल्यूमिनियम को पीटकर बहुत पतली फॉइल बन जाती है। किसी मेटल को पीटकर शीट बनाने की प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी कहलाती है। कॉपर को खींचकर लंबी वायर बनाई जाती है, ये डक्टिलिटी है। आसान ट्रिक, शीट के लिए मैलिएबल, वायर के लिए डक्टाइल। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए कॉपर वायरिंग में और एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में काम आता है। मेटल पर चोट करो तो रिंगिंग साउंड मिलती है, इसे सोनोरस कहते हैं, इसलिए बेल्स मेटल से बनती हैं। लेकिन साइंस में हर रूल के एक्सेप्शंस होते हैं। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मेटल है। सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट हैं कि नाइफ से कट जाते हैं। गैलियम हथेली की गर्मी में भी मेल्ट हो सकता है। नॉन मेटल्स जनरली डल, ब्रिटल और पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ब्रिटल का मतलब हैमर मारने पर शीट नहीं बनेगी, टुकड़े हो जाएंगे। फिर एक्सेप्शंस, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, आयोडीन चमकीला है और ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसलिए एग्जाम में ऑल मेटल्स या ऑल नॉन मेटल्स लिखने के बजाय जनरली लिखना समझदारी है। अब खुद बताओ, वायर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी? डक्टिलिटी। बेल के लिए सोनोरिटी। एक और डिफरेंस समझो, मैलिएबिलिटी में शेप बदलती है पर मेटल टूटता नहीं। ब्रिटलनेस में मटेरियल टूट जाता है। कुकिंग यूटेंसिल का बॉडी मेटल हो सकता है क्योंकि हीट जल्दी फैलती है, लेकिन हैंडल प्लास्टिक या वुड का रखते हैं ताकि हाथ ना जले। प्रॉपर्टी को यूज से जोड़ोगे तो आंसर कभी नहीं भूलोगे। अब मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन समझते हैं। सिंपल रूल है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर बहुत तेज व्हाइट लाइट दिखती है और व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन रिबन को पहले सैंडपेपर से साफ क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली लेयर होती है, जो ऑक्सीजन को अंदर पहुंचने से रोकती है। लेयर हटाते ही रिएक्शन आसानी से शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर बैलेंस्ड इक्वेशन ध्यान से देखो। अब ऑक्साइड का नेचर समझो। अधिकतर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी से मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो बेसिक है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड थोड़े स्पेशल हैं। ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी। ऐसी ड्यूल नेचर को एम्फोटेरिक कहते हैं। ट्रिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक। दूसरी तरफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स अक्सर एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिलकर सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। सभी मेटल्स ऑक्सीजन से सेम स्पीड पर रिएक्ट नहीं करते।
सोडियम और पोटेशियम बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, इसलिए केरोसिन में रखते हैं। कॉपर को हीट करने पर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनता है। सिल्वर और गोल्ड बहुत कम रिएक्ट करते हैं। मतलब साफ है, जितना रिएक्टिव मेटल उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन लॉस। ऑक्सीडेशन को केवल ऑक्सीजन जोड़ना मत समझो। इलेक्ट्रॉन की भाषा में ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देता है और मैग्नीशियम आयन बनता है। इसलिए केमिकल रिएक्शन और आयोनिक बॉन्डिंग अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, दोनों के पीछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर छिपा है। वाटर के साथ रिएक्शन को एक सीढ़ी की तरह सोचो। सबसे ऊपर पोटेशियम और सोडियम है। ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत वायलेंट रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और इतनी हीट बनती है कि गैस जल भी सकती है। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन कम तेजी से। हाइड्रोजन बबल्स उसकी सरफेस पर चिपक जाते हैं, इसलिए कैल्शियम तैरता हुआ दिख सकता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से बहुत स्लो है, हॉट वाटर से बेहतर और स्टीम से तेजी से रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयन स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। अब एसिड्स। सामान्य रूल, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो बबल्स आएंगे। गैस के पास बर्निंग स्प्लिंट ले जाने पर पॉप साउंड सुनाई देती है। ये हाइड्रोजन टेस्ट है। लेकिन पहली रिएक्टिविटी सीरीज देखो। कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए डाइल्यूट HCl से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल सकता। नाइट्रिक एसिड स्पेशल केस है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बनने वाली हाइड्रोजन को पानी में बदल देता है, इसलिए आमतौर पर हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम और मैंगनीज एक्सेप्शंस हैं। गोल्ड और प्लैटिनम नॉर्मल एसिड से नहीं घुलते, पर फ्रेश एक्वा रीजिया में घुल सकते हैं। एक्वा रीजिया में कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 का रेशियो 3:1 होता है। एसिड में निकलने वाली बबल्स को देखकर तुरंत हाइड्रोजन मत लिख देना, पॉप टेस्ट से कंफर्म करो। इक्वेशन लिखते समय सॉल्ट का फॉर्मूला एसिड पर डिपेंड करेगा। HCl से क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट सॉल्ट बनता है। रिएक्टिविटी सीरीज को स्कूल की सीढ़ी समझो। सबसे ऊपर बैठा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से छोड़ता है। ऑर्डर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, लेड, फिर रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन एसिड रिएक्शंस कंपेयर करने के लिए बीच में रखा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान है। रूल, सीढ़ी में ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से बाहर कर सकता है। जैसे आयन कॉपर से ऊपर है, आयन नेल को ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालो, आयन सोल्यूशन में जाता है, कॉपर बाहर आकर नेल पर रेडिश ब्राउन लेयर बना देता है और सोल्यूशन ग्रीनिश हो जाता है। स्क्रीन पर इक्वेशन देखो, आयन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयन सल्फेट प्लस कॉपर। उल्टा रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर आयन से नीचे है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं। एग्जाम में 3 स्टेप्स फॉलो करो। पहला, फ्री मेटल पहचानो। दूसरा, सॉल्ट में कौन सा मेटल है ये देखो। तीसरा, सीरीज में दोनों की पोजीशन कंपेयर करो। फ्री मेटल ऊपर है तो रिएक्शन होगा, नीचे है तो नो रिएक्शन। सोडियम जैसे बहुत रिएक्टिव मेटल्स को एक्वियस सोल्यूशन में टेस्ट नहीं करते क्योंकि वे पहले वाटर से ही वायलेंट रिएक्शन कर लेते हैं। सीरीज याद करने से ज्यादा जरूरी उसका उपयोग है। फिर सेंटेंस लिखो, ये अधिक रिएक्टिव है इसलिए कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में कलर भी लिखो। कॉपर सल्फेट ब्लू, आयन सल्फेट पेल ग्रीन और डिपॉजिटेड कॉपर रेडिश ब्राउन होता है। अब आयोनिक बॉन्डिंग को एक सिंपल ट्रांसफर से समझो। मान लो सोडियम के पास आउटर शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 है। स्टेबल होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और सोडियम पॉजिटिव आयन Na+ बन जाता है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 287 है, उसे आउटर शेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोराइड नेगेटिव आयन Cl- बन जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आयोनिक बॉन्ड है और कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बनता है।
मैग्नीशियम के पास आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो Mg2+ बनता है। एक क्लोरीन केवल एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन एटम्स चाहिए। इसी कारण फॉर्मूला MgCl2 होता है, MgCl नहीं। अब प्रॉपर्टीज भी बॉन्ड से समझो। आयंस क्रिस्टल लैटिस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सॉलिड स्टेट में आयंस अपनी जगह लॉक्ड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मेल्ट करने या पानी में घोलने पर आयंस मूव कर सकते हैं, इसलिए करंट पास हो जाता है। याद रखो, यहां इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मूविंग आयंस कैरी करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स जनरली वाटर में सॉल्युबल, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में इनसॉल्युबल होते हैं। क्रिस्टल लैटिस को क्लासरूम की फिक्स्ड सीटिंग जैसा समझो। मेल्ट करने पर सीट्स हट जाती हैं और आयंस फ्रीली मूव करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण भी यही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आयंस को अलग करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। अब मेटलर्जी यानी ओर्स से मेटल निकालना। पहले 3 वर्ड्स क्लियर करो। नेचर में मिलने वाला एलिमेंट या कंपाउंड मिनरल है। जिस मिनरल से मेटल निकालना कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल हो वो ओर है। ओर के साथ मिली मिट्टी, सैंड और पत्थर जैसी इंप्योरिटीज गैंग कहलाती हैं। एक्सट्रैक्शन मेथड रटने की जरूरत नहीं, मेटल की रिएक्टिविटी देखो। लो रिएक्टिव मेटल्स जैसे मर्क्यूरी और कॉपर को कभी-कभी केवल हीटिंग से निकाला जा सकता है। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जैसे जिंक, आयरन और लेड अक्सर सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स में मिलते हैं। इन्हें पहले ऑक्साइड में बदलते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाना आसान होता है। सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर में हीट करना रोस्टिंग है। कार्बोनेट ओर को लिटिल या नो एयर में हीट करना कैल्सिनेशन है। उसके बाद ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हाई रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इनके कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होते हैं। कार्बन इनका ऑक्सीजन नहीं छीन सकता, इसलिए मोल्टन कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। कैथोड पर पॉजिटिव मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेता है और न्यूट्रल मेटल बन जाता है। शॉर्ट ट्रिक, लो रिएक्टिविटी हीट, मीडियम ऑक्साइड बनाओ, फिर रिड्यूस करो, हाई इलेक्ट्रोलिसिस। पहले सीरीज पोजीशन तय करो, प्रोसेस अपने आप मिल जाएगा। उसी रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन गेन करता है, इसलिए कार्बन ऑक्सीडाइज होता है और मेटल ऑक्साइड रिड्यूस। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, इसलिए बहुत रिएक्टिव मेटल भी कैथोड पर मिल जाता है। थर्माइट रिएक्शन को ऑक्सीजन को छीना झपटी समझो। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को आयरन से ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ता है, इसलिए आयरन 3 ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर को रिएक्ट कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन ले जाता है और आयरन फ्री हो जाता है। रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलती है और आयरन मोल्टन यानी पिघली हुई अवस्था में बनता है। इसी मोल्टन आयरन से रेलवे ट्रैक्स या हेवी मशीन पार्ट्स के गैप्स भरे जा सकते हैं। अब एक्सट्रैक्शन के बाद प्यूरिफिकेशन। निकला हुआ कॉपर पूरी तरह प्योर नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। सेटअप ध्यान से समझो। इम्प्योर कॉपर को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड बनाते हैं। प्योर कॉपर की थिन शीट नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड होती है। बीच में एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है। करंट पास करने पर एनोड के कॉपर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर Cu2+ आयंस बनते हैं और सोल्यूशन में चले जाते हैं। कैथोड पर Cu2+ आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेकर प्योर कॉपर के रूप में जमा हो जाते हैं, यानी एनोड धीरे धीरे पतला और कैथोड मोटा होता जाता है। मोर रिएक्टिव इंप्योरिटीज सोल्यूशन में रह सकती हैं। सिल्वर और गोल्ड जैसी लेस रिएक्टिव इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं। इन्हें एनोड मड कहते हैं। एग्जाम ट्रिक, इम्प्योर मेटल हमेशा एनोड, प्योर शीट कैथोड। एक्सट्रैक्शन ओर से मेटल पाने की प्रोसेस है। रिफाइनिंग निकले हुए इम्प्योर मेटल को प्योर बनाती है। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन लॉस और कैथोड पर रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन गेन होता है। याद रखने की ट्रिक, एनॉक्स रेड कैट, एनोड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कैथोड। कोरोजन का मतलब है एनवायरनमेंट की वजह से मेटल का धीरे धीरे खराब होना। आयन की रस्टिंग सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। रस्ट बनने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों चाहिए। केवल ड्राई एयर या केवल ऑक्सीजन फ्री वाटर में रस्टिंग बहुत स्लो होगी।
रस्ट हाइड्रेटेड आयन 3 ऑक्साइड है। ये लेयर पोरस होती है, यानी नीचे के आयन को पूरी तरह सील नहीं करती, इसलिए रस्ट हटाने पर अंदर और आयन खराब मिलता है। सिल्वर हवा के सल्फर कंपाउंड से रिएक्ट करके ब्लैक सिल्वर सल्फाइड बनाता है। कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। अब प्रिवेंशन को लॉजिक से समझो। अगर एयर और वाटर मेटल तक पहुंचेंगी ही नहीं, कोरोजन कैसे होगी? इसलिए पेंट, ऑयल और ग्रीस बैरियर बनाते हैं। गैल्वनाइजेशन में आयन पर जिंक कोटिंग होती है। जिंक आयन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कोटिंग पर छोटा स्क्रैच हो जाए तब भी जिंक पहले ऑक्सीडाइज होकर आयन को बचाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दूसरे मेटल की थिन लेयर चढ़ाते हैं। अलॉइंग में मेटल की कॉम्पोजिशन बदलकर प्रॉपर्टीज इंप्रूव करते हैं। आयन प्लस कार्बन से स्टील और क्रोमियम तथा निकल मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है। ब्रास कॉपर प्लस जिंक है, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन। बस कोर आइडिया याद रखो, कॉन्टैक्ट रोक दो, प्रोटेक्टिव कोटिंग दो या अलॉय बनाकर मेटल को बेहतर कर दो। रस्टिंग एक्सपेरिमेंट में 3 टेस्ट ट्यूब सोचो। एक में एयर और वाटर दोनों है, वहां रस्ट बनती है। बॉइल्ड वाटर के ऊपर ऑयल डाल दो तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ड्राई एयर में कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर सोख लेगा। इससे प्रूफ मिलता है कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों जरूरी हैं। अब पूरे चैप्टर को एक कहानी की तरह जोड़ते हैं। मेटल्स जनरली शाइनी, मैलेबल, डक्टाइल, सोनरस और गुड कंडक्टर्स हैं, लेकिन मर्क्यूरी, सोडियम और पोटेशियम जैसे एक्सेप्शंस याद रखने हैं। मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना रिएक्टिव होगा। यही रिएक्टिविटी बताती है कि वो ऑक्सीजन, वाटर और एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा, किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा और उसे ओर से कैसे निकाला जाएगा। मेटल इलेक्ट्रॉन देकर केटायन बनाता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और आयोनिक कंपाउंड बनता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सॉलिड में आयंस लॉक्ड है, मोल्टन या एक्वियस स्टेट में मोबाइल है। एक्सट्रैक्शन का शॉर्टकट, लो को हीट, मीडियम को रिड्यूस, हाई को इलेक्ट्रोलाइज। कोरोजन रोकने के लिए बैरियर, गैल्वनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या एलॉइंग। अब क्विक टेस्ट। ग्राफाइट अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक क्यों? क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। क्या कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक निकालेगा? नहीं, कॉपर नीचे है। मोल्टन आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि आयंस मूव कर सकते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रोलिसिस से क्यों? क्योंकि कार्बन उनकी स्टेबल कंपाउंड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर ये 5 आंसर्स अपने वर्ड्स में बोल पा रहे हो, चैप्टर समझ आ गया। एग्जाम में हर रिएक्शन आंसर का 4 स्टेप फॉर्मेट रखो। रिएक्टेंट्स, कंडीशन, बैलेंस्ड इक्वेशन और ऑब्जर्वेशन। और सबसे जरूरी, नो रिएक्शन भी आंसर है, लेकिन उसके साथ रिएक्टिविटी सीरीज वाला रीजन लिखना है।